तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत उर्मुवल्ला ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म के साथ नए मंसूबे का आगाज़ किया। उन्होंने सेक्रेटरीट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंदिरा ख़वातीन शक्ति साड़ी तक़सीम मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने सूबा भर की ख़वातीन खुद इमदादी ग्रुपों की अराकीन से बातचीत की। उन्होंने ग्रुपों की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दामात का ऐलान किया। उन इक़दामात में पेट्रोल फ़रोख्त के पंप, शमसी तवानाई के प्लांट और रियासती नक़्लो हमल की बसें शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुपों की मसनूआत को दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुँचाने की तैयारी भी जारी है। इस मकसद के लिए एक बड़ी ऑनलाइन तिजारत कंपनी से बातचीत चल रही है। साड़ियों की तकसीम हर तहसील/सब डिवीज़न में त्यौहार के अंदाज में की जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि जब ख़वातीन मजबूत होंगी तभी तेलंगाना रियासत मजबूत होगी। కలెక్టర్లు మీ జిల్లాలో ఉన్న మండలాలలో అక్కడ ఉండే స్థానిక శాసనసభ్యులను ప్రజాప్రతినిధులను పిలిచి మళ్ళీ ఒకే రోజు అన్ని మండలాల్లో కాకుండా విడతల వారీగా ఒక రోజు ఒక మండలం గాని రెండు మండలాలు గాని అట్లా పెట్టించి ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ప్రత్యేక అధికారిని నియమించండి। ఒక ఆర్డీఓ స్థాయి అధికారిని గాని జిల్లాలో ఉండే కలెక్టర్లను గాని అడిషనల్ కలెక్టర్లను గాని జిల్లా స్థాయి అధికారులను ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి బాధ్యత వేసి ఆ నియోజకవర్గంలో ఉండే మండలాలను కార్యాచరణ చేసుకొని ఆ కార్యాచరణలో స్థానిక ఎంపీలను గాని ఎమ్మెల్యేలను గాని ఎమ్మెల్సీలను గాని ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులను కూడా ఇందులో భాగస్వాములను చేసి ఆ మండల సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మహిళలందరినీ పిలిపించి ఒక పండుగ వాతావరణంలో మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలి। ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానంగా మీరు పెట్టుకోవాల్సిన పేరు మహిళల ఉన్నతి తెలంగాణ ప్రగతి। ఈ కార్యక్రమం మహిళల ఉన్నతి తెలంగాణ ప్రగతి ఇందిరా మహిళా శక్తి చీరల పంపకం ఈ కార్యక్రమం కింద పెట్టుకొని మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్ని మండల కేంద్రాలలో నిర్వహించాలి। తద్వారా ఈ సమాచారం అంతా కూడా పకడ్బందీగా ప్రజలకు చేరుతుంది। ఎవరైనా లబ్ధిదారులకు సమాచారం లేకపోయినా మండల స్థాయిలో మీరు కార్యక్రమం తీసుకోవడం। कांग्रेस के रुकन असेंबली कसीर नारायण रेड्डी ने अपनी ही रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि सरकारी शिफाखानों में मुनासिब तिब्बी सहूलियात के फुकदान की वजह से मरीज हलाक हो रहे हैं। रुकन असेंबली ने खुसूसी तौर पर कालवाकर्ती शहर के सरकारी शिफाखाने का जिक्र किया। उनका कहना था कि शिफाखाने में सहूलियात की शदीद कमी के बाइस हाल ही में कई मरीजों ने जानें गंवा दी। नारायण रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अगरचे कांग्रेस हुकूमत इसे गलत करार दे मगर ये तल्ख हकीकत है। रुकन असेंबली की जानिब से अपनी ही हुकूमत पर इस नौयत की तनकीद को गैर मामूली समझा जा रहा है। उन्होंने सेहत के शोबे में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया ताकि अवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम हो सके। ఎంతమంది రోగులు ఎంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ఈ రోజు ఇక్కడికి వెళ్తే ఏది గతి లేదు హాస్పిటల్లో। ఈ రోజు టెక్నాలజీ పెరిగింది, ఇన్ని వేల కోట్ల లక్షలను కోట్ల రూపాయలు పెడుతున్నారు కానీ ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి। నిన్న కాక మొన్న 2 రోజుల కింద వెళ్తాను ఉన్న రోజు ఎప్పుడు నిన్న కాక మొన్ననే పోతే 3 యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి। ఒక ప్రాణం నిండు ప్రాణాన్ని ఇక్కడ హాస్పిటల్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడానికి నేను ఈ రోజు చెప్తున్నా, ఈ డాక్టర్స్ ఫీల్ అయినా, ఈ ప్రభుత్వాలు ఫీల్ అయినా, లాస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫీల్ అయినా కూడా చెప్తున్నా, ఇక్కడ సౌకర్యాలు లేకపోవడం నుంచి ఒక వ్యక్తి చేతుల ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నాం। ఆయన హైదరాబాద్ పోవడానికి దాదాపుగా 1 గంటన్నర టైం పట్టింది। ఆ 1 గంటన్నర టైంలో కూడా రక్తమంతా పోయేసేసి అది చేయలేక డాక్టర్స్ అక్కడ పంపించేసిండ్రు। ఆ ప్రాణం అక్కడే వదిలిండు, హాస్పిటల్ పోయిండు, ఆ ప్రాణం వదిలేసిండు। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जदीद फनकारी टेक्नोलॉजी के समाजी असरात पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं माजी में टेक्निक के फ़वाइद की बात करता था तो लोग मुझे धोखाबाज और निकम्मा कहते थे। वज़ीर आला ने जोर दिया कि आज ये हकीकत है कि कोई भी शख्स हाथ के आले मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। ताहम उन्होंने इस आले की बरेत हुई आदत पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि लोगों में इस आले का इतना जुनून बढ़ गया है कि अब मियाँ बीवी भी ज़ाती तौर पर एक दूसरे से मिलना जलना छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आदत ख़ानदानों और मुआशरे के लिए सख्त नुकसानदेह है। चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को मशवरा दिया कि वो हकीकी ज़िंदगी में रिश्तों को वक्त दें। टेक्नोलॉजी మాట్లాడా అందరూ నన్ను 420 కూడా అన్నారు, పనికిరానోడు అన్నారు। ఈ రోజు మీరు చూడండి, ఫోన్ లేనోడు ఉన్నారా? భార్య భర్త లేకపోయినా కొంచెంసేపు ఉంటుంది, భర్త భార్య లేకపోయినా కాసేపు ఉంటుంది, కొడుకు తండ్రి దగ్గర రాకుండా ఉంటాడు, కానీ సెల్ ఫోన్ మాత్రం అందరికీ కావాలా।
ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది, ఇది కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం, దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేయాలి. అన్ని సెల్ ఫోన్లో మెసేజ్లు అయిపోయినాయి, వ్యక్తిగతంగా కరవడమే మానేస్తున్నారు భార్యాభర్త కూడా. ప్రతి ఒక్కరు బిజీగా ఉన్నారు, ఫోన్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कपास की खरीदारी के हवाले से गर्दिश करने वाली गलत अफवाहों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इनकी कारपोरेशन बराए कपास हिंद ने खरीदारी पर कुछ नई शराइत आयद की है। सदर ने किसानों को इंतबाह दिया कि वो इस तरह के गुमराहकुन प्रोपेगंडे पर हरगज यकीन न करे। रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि अपने जितनी भी पैदावार की है, कारपोरेशन बराए कपास हिंद इसे जरूर खरीदेगी। उनका मजीद कहना था कि पैदावार की मिकदार कुछ भी हो, कम अज कम इमदादी कीमत पर खरीदारी की जिम्मेदारी इसी कारपोरेशन की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात की हिफाजत के लिए परअज़्म है। उन्होंने किसानों से सब्र रखने और साजिशी अनासिर से होशियार रहने की दरख्वास्त की। ఈ మధ్య కాలంలో ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. ఏంటంటే కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిసిఐ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కొంత నిబంధనలు పెట్టిందని చెప్పేసి, ఇంత ఈల్డ్ ఉంటేనే కొంటామని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరిగింది. రైతులు కూడా కోరుతా ఉన్నాను, మీరు ఎటువంటి ఒక ప్రచారానికి కానీ, ఎటువంటి ఒక ఏదైతే తప్పుడు వార్తలు కానీ మీరు దాన్ని నమ్మకండి. కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీ ఈల్డ్ మొత్తం కొంటుంది. మాయిశ్చర్కు ఉన్నదంతా కూడా దేశమంతా ఒకటే పాలసీ ఉంది. జిన్నర్ మిల్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి జిన్నర్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఏదైతే కాటన్ బేల్స్కు వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఏదైతే ప్రొక్యూర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని కూడా ఈరోజు ఆ సమస్యను కూడా తీర్చే ప్రయత్నంలో కేంద్రం ఉన్నది. కిషన్ రెడ్డి గారి యొక్క చర్య వలన, చొరవ వలన, మోదీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం ప్రకారం మీ ఈల్డ్ ఎంత వచ్చినా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎస్పీ రేట్లో అది కొంటుంది. बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने कांग्रेस पार्टी पर जुबली हिल्स के जिम्मी इंतखाब में बदउनवान कासी ने इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने फी वोट 7,000 रुपए की रकम अदा करके वोट खरीदे हैं। बंडी संजय ने मजीद इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अक़लियती तबके के वोटों को भी इसी तरह हासिल किया और कामयाबी हासिल की। उनके मुताबिक कांग्रेस की ये फतह इंतखाबी ज़ाब्तों और जमहूरी अक़दार की खिलाफ वर्जी है। इस बयान के बाद रियासती सियासी हलकों में शदीद हंगामा खड़ा हो गया है। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि वोटों की खरीदारी के इस मामले की फौरी और शफाफ तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की कि इसने माली ताकत के जरिए अवाम के फैसले को तब्दील करने की कोशिश की। గెలిచంత మాత్రం కాదు, జుబ్లీస్లో ఎట్లా గెలిచారు, ఏ విధంగా గెలిచారు, అలా ఓటుకు 7,000 రూపాయలు ఇచ్చి మైనార్టీల ఓట్లు వేయించుకొని గెలిచిన విషయం వాస్తవం. కానీ బయట పరిస్థితి అట్లా లేదు. ఇలా మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వ్యతిరేకత ఉందా లేదా? ఎంత స్థాయిలో ఉంది వ్యతిరేకత? ఎంత స్థాయిలో ఉన్నది? ఆ వ్యతిరేకత ఉంది కాబట్టి జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ పెట్టకుండా కేవలము సర్పంచ్ ఎన్నికలు పెట్టి ఎవరు గెలిచినా గంపకి అమ్మడానికి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తున్నది. बीजेपी के रहनुमा चिकोटी परवीन ने मशहूर फिल्म साज राजामौली के खिलाफ एक सख्त और मुतनाज़ा बयान जारी किया है। उन्होंने राजामौली को वाज़ेह तंबीह की कि अगर हिंदू समाज ने उनकी फिल्में देखना छोड़ दिया तो उनके रोजगार का क्या हाल होगा। रहनुमा ने इंतहाई तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन पर तनकीद की। चिकोटी परवीन ने यह सवाल उठाया कि अगर वो खुदा पर यकीन नहीं रखते तो हर फिल्म से कब्ल इबादत पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने राजामौली से मुतालबा किया कि वो हिंदू समाज से फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगे। बीजेपी रहनुमा ने सख्त धमकी दी कि अगर उन्होंने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया तो उन्हें हिंदू समाज का गद्दार समझा जाएगा। इस बयान के बाद सियासी और फनी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। जय श्री राम। మదమెక్కిన ఏనుగు మురిక్కాలువల పడ్డదంట. ఆ తరంగా ఉంది మన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కథ. ఇవాళ ఎంతోమంది ఎస్ఎస్ రాజమౌళిని ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్ అని చెప్పి అందరూ కూడా అభిమానిస్తారు. కానీ మొన్న ఒక స్టేట్మెంట్ తోటి ఇవాళ హిందూ సమాజంలో ఒక తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వచ్చింది. మరి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి నేను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నా, నువ్వు దేవుడిని నమ్మకపోతే నమ్మకు,
మరి నీ ప్రతి ఒక్క సినిమాకి ముందు పెద్ద ఎత్తున పూజ చేసి మరి ప్రారంభోత్సవం చేస్తావు కదా, మరి నువ్వు నమ్మనప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నావు? ఆల్రెడీ అందరు విమర్శిస్తున్నారు దేవుని కథలతోటి నువ్వు అడగోళ్ళు డబ్బులు సంపాదించినావు అని చెప్పి. మరి వాస్తవమే కదా. మరి ఈ హిందూ సమాజం నీ యొక్క సినిమాలను చూడకపోతే ఓన్లీ నాస్తిక కుక్కలతోటే నువ్వు సినిమా చెయ్యి, ఓన్లీ నాస్తిక కుక్కలనే అలౌ చేయి నీ సినిమాలకి. మరి హిందువులు సినిమా చూడకపోతే నీ బతికేమవుతుంది, నువ్వేమవుతావు అనేది కూడా ఆలోచించాలి. నీ బాహుబలిలోనే చెప్పినావు కదా, అహంకారంతో విర్రవీగే బల్లాల దేవ లాస్ట్కి ఎట్లా పతనమైందో నువ్వే చూపించినావు కదా. మరి అలా నువ్వు కూడా అదే అహంకార ధోరణితో పోతే మాత్రం నీ పతనం కూడా ఖాయమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి హిందువుల మనోభావాలని కించపరిచే విధంగా ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం బిడ్డ బాగుండదు. మరి దానికి చాలా రకాలుగా నువ్వు సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి వెంటనే నువ్వు హిందూ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన తరుణం ఇది. లేదంటే నువ్వు ఒక హిందూ ద్రోహిగా విద్రోహిగా ఈ సమాజంలో మిగిలిపోతావు. నీ ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కూడా పనిచేయదు. ఎందుకంటే ఒకసారి హిందూ సమాజం విద్వేషిస్తే నీ బ్రతుకు హీరో నుంచి జీరో అవుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వెంటనే నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. జై శ్రీరామ్. मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सरबरा और रुकन पार्लियामेंट असद अल-दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन के बस हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया। ओवैसी ने हिंदुस्तानी सफ़ीर सुहेल एजाज खान से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने 40 से ज्यादा 45 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की। सफ़ीर ने ओवैसी को बताया कि वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रहे हैं। मदीना में वो वज़ीर अज़हर अल-दीन और रुकन असेंबली माजिद हुसैन के साथ मिलकर सऊदी हुक्काम से राबता कारी कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट ने मजीद बताया कि मुतासरीन के अहल खाना आज दोपहर को मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। ओवैसी ने इस हादसे को एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे सानिहा करार दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे बताए कि एम्बेसडर सुहेल एजाज खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो खुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब के साथ और हमारे एमएलए माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पीएमओ से फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई, एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करते हैं कि अब मुख्यमंत्री वापस जो है शपथ ले रहे हैं और आपकी भी जनसभाएं हुई है। हैदराबाद में सिंगारेनी भून के घेराव के दौरान कुंता और तेलंगाना जागृति के दीगर रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके साथ HMS के रहनुमा भी मजदूरों के मुतालिबात के हक में एहतजाज में शरीक थे। ये एहतजाज सिंगारेनी कोलरेज में विरासती मुलाजमतों की बहाली के मुतालबे को लेकर किया गया। एहतजाजी रहनुमाओं ने यह भी मुतालबा किया कि मजदूरों की सेहत के मसाइल को हल करने के लिए तिब्बी बोर्ड को फौरी तौर पर तश्कील दिया जाए। जब मुजाहिरीन ने इमारत का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने मुदाखलत की। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुंता और कई दीगर सरकर्दा रहनुमाओं को हिरासत में लेकर मुंतकिल कर दिया। रहनुमाओं ने हिरासत के बावजूद अपनी तहरीक को जारी रखने का अज़्म किया है। लोग
ఇంటిగా చూస్తాను నేనే తోచింది गोदावरी खनी में कांग्रेस के रुकन असेंबली राज ठाकुर ने शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के माली चेक तकसीम किए। इस तकरीब के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सरकारी मंसूबों की अमल आवरी पर सवाल उठा दिए। एक मुस्तहिक को कल्याणा लक्ष्मी का चेक इस वक्त हासिला वाजिब, इसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हो चुका था। रुकन असेंबली राज ठाकुर ने इसे सरकारी मंसूबों को नाफिज करने में ताखीर का वाज़े सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मदद ज़रूरत के वक्त ना मिले तो इसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है। राज ठाकुर ने मुतालबा किया कि सरकारी रकम और फलाही रकम की फराहमी को फौरी और बर वक्त बनाया जाए। ये वाकया पिछली हुकूमत के दौरान इंतज़ामिया की सस्ती की निशानदेही करता है। जगतियाल में बीआरएस के एक कारकुन नारापिक्का रविंदर को पुलिस ने एहतजाजन गिरफ्तार कर लिया। ये कारकुन जगतियाल के रुकन असेंबली संजय की वफादारी पर सवाल उठा रहा था। रुकन असेंबली संजय ने बीआरएस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, मगर बाद में वो बरसरन इक़्तिदार जमात में शामिल हो गए था। मौसूफ रुकन असेंबली अब भी ये दावा कर रहे हैं कि वो बीआरएस में कायम है। इस दावे के रद्दे अमल में कारकुन रविंदर ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। रविंदर ने चैलेंज किया कि अगर वो हमारी जमात में है तो मैं उन्हें बीआरएस का रावमाल ओढ़े आएगा। जब कारकुन ने रुकन असेंबली को दापटा उड़ाने की कोशिश की तो पुलिस ने फौरी हरकत में आकर रविंदर को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया सियासी जमातों में बदलती वफादारियों की तरफ इशारा करता है। करमघाट के साई गणेश नगर इलाके में कब्जा की जाने वाली 450 मुरब्बा गज पार्क की जमीन को हाइड्रा के हुक्काम ने वागुजार करा लिया। ये कार्रवाई मकामी बाशिंदों की जानिब से गैर कानूनी तमीरात की शिकायत मिलने के बाद की गई। बाशिंदों ने इत्तला दी थी कि नामजद बाग के किते पर एक गैर कानूनी कमरा और दीवार बनाई जा रही है। हाइड्रा के हुक्काम ने फौरी रद्द अमल दिया और मौका का मुआयना किया। मुआयना के दौरान तामीर करने वाले अफराद कोई दुरुस्त कानूनी दस्तावेजात पेश न कर सके। इस पर हुक्काम ने इस गैर कानूनी तामीर को मौके पर ही मुनहदिम कर दिया। मकामी बाशिंदों ने अवामी मकामात की हिफाजत पर इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा है। ये अक़दाम अवामी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के लिए एक वाज़े पैगाम है। मेदीपुट्टनम के करीब पीवीएनआर एक्सप्रेस शाहराह पर एक खौफनाक गाड़ी का हादसा रूनुमा हुआ। यह हादसा शाहराह के सुतून नंबर 40 के पास पेश आया। शमशाबाद की तरफ से मेदीपुट्टनम की समत आने वाली गाड़ी काबू से बाहर हो गई और उलट गई। हादसे के नतीजे में गाड़ों पर से विक्रम खालिफ समत की लाइन ने जा पड़ी। इस वाकया की वजह से दोनों अतराफ की शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। पुलिस टीमें ट्रैफिक के निज़ाम को मामूल पर लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका है कि हादसे के वक्त गाड़ी में कितने अफराद सवार थे। महबूबनगर में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला इंसानी वाकया सामने आया, जहां गुर्बत ने एक वालिद को लाचार कर दिया। बालाराज नामी एक वालिद को अपने हलाक शुदा बेटे की तदफीन के लिए रकम मुयस्सर ना हो सकी। वो बेटे की लाश के साथ कब्रिस्तान में 8 घंटे तक बैठा रोता रहा। बालाराज के माजूर बेटे हरीश, उम्र 8 साल का, शदीद बीमारी के बाइस इंतकाल हो गया। बालाराज एक कपास की मिल में काम करता था, लेकिन नल बंद होने पर वो रोजगार से महरूम हो गया। शदीद माली तंगी की वजह से इसकी बीवी इसे और माजूर बेटे को छोड़कर चली गई थी। बाप ने गमज़दा आवाज में कहा, मैं जिंदगी में इसे खाना ना खुला सका और अब मरने के बाद में उसकी आखिरी रसूमात तदफीन भी अदा नहीं कर सका हूँ। इस अलमनाक वाक़ये ने समाजी सहूलियात की हालत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ఎంత విషాదకరమైన ఘటన అంటే
నాకు ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది. కన్న కొడుకు చనిపోతే ఒడిలో పెట్టుకొని శ్మశాన వాటికలో దాదాపు మధ్యాహ్నం నుంచి 8 గంటలు ఇక్కడనే కూర్చున్నాడు ఆ వ్యక్తి. నీకు ఏం లేకుండా అయిపోతుందిరా. అమ్మ లేకుండా నాశనం చేసే బిడ్డ. ఉండలేనా, ఏం బాధపడుతుంది, ప్రశాంతంగా. नलगंदा जिला के दिंडी मंडल के मरकजी मकाम पर कपास के किसानों ने शदीद एहतजाज किया। किसानों ने हैदराबाद से श्री सीलिम जाने वाली अहम शाहराह को कपास के थैलों से बंद करके धरना दिया। उनके एहतजाज का सबब कारपोरेशन बराए कपास हिंद (CCI) की जांब से खरीदारी शुरू न करना था। किसानों ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि 15 दिनों से खरीदारी के मराकज़ बंद हैं। उन्होंने हुकूमत और कारपोरेशन पर मिलकर उन्हें धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। शाहराह बंद होने की वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर के इलाके में गाड़ियां रुक गईं। किसानों ने फौरी तौर पर कपास की खरीदारी शुरू करने और मुनासिब कीमतों की फराहमी का मुतालबा किया। नलवर जिला के कावली में एक तकनीकी तालीम की तालिबा रेलगाड़ी की टुकर से हलाक हो गई। ये दिलखराश हादसा ओदियागिरी पिल के नीचे रेल की पटरियों पर पेश आया। होयल्ला शारों नामी ये तालिबा कावली के एक कॉलेज में बीटेक के तीसरे साल में ज़ेर तालीम थी। हादसे के वक्त वो रेल की पटरी पार कर रही थी और उसके साथ ही फ़ोन पर बात भी कर रही थी। फ़ोन में मशगूलियत की वजह से वो कानपुर से बंगलुरु जाने वाली तेज़ रफ्तार एक्सप्रेस को देख नहीं सकी। रेलगाड़ी की शदीद टुकर से होयल्ला शारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मकामी पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस हादसे ने पटरियों पर लापरवाही के खतरात को उजागर कर दिया है। नागरकुरनोल शहर के मरकजी मकाम पर पुलिस ने 23 स्कूल के बच्चों को एक ही 3 पहियों वाली गाड़ी में सवार पाया। ड्राइवर की जानिब से बच्चों की जानों को खतरे में डालने और कवायद की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने गाड़ी को रास्ते में रोककर ड्राइवर को काबू कर लिया। 3 पहियों वाली गाड़ी को फौरी तौर पर जब्त कर लिया गया और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उहदेदारों ने ड्राइवरों को सख्त इंतबाह दिया कि जो कोई बच्चों की हिफाजत से खिले आम गफलत बरतेगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए दूसरी गाड़ियों के जरिए उनके घरों को रवाना किया गया। ये वाकया माली फायदे के लिए बच्चों की हिफाजत को नजरअंदाज करने के खिलाफ एक सबक है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी यादगारी इदारे की सदर नशीन मोहतरमा सोनिया गांधी ने अहम इनाम पेश किया। अमन, तखफीफ, असलहा और तरक्की का इंदिरा गांधी इनाम सना 2024 चिली की साबिक सदर मिशेल बाशेले को दिया गया। मिशेल बाशेले चिली की पहली और वाहिद खातून सदर होने के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक सरबराह बराए हुकूक इंसानी भी है। ये इनाम सना 1985 में भारत की पहली और वाहिद खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की याद में कायम किया गया था। ये एजाज़ उन अफराद को दिया जाता है जो अमन, समाजी तरक्की और इंसाफ के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम देते हैं। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि हमें अमन इसलिए चाहिए क्योंकि गुर्बत, बीमारी और जहालत के खिलाफ लड़ने के लिए एक और जंग मौजूद है। उनकी विरासत इंसानी हुकूक और अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वालों के लिए आज भी हौसला अफजा है। Was instituted in 1985 in the memory
of one of the most extraordinary women leaders of our time. The award commemorates Indira Gandhi's monumental contributions by celebrating women, men, and institutions that have worked towards social development, peace, sustainability, and numerous other causes. It reminds us that even in times of strife, there are those who fight for progress, justice, and the well-being of humankind. As India's first and only woman Prime Minister of India, Indira Gandhi reshaped our country with her policies dedicated to ameliorating poverty, deprivation, conflict, and inequality. She once said, and I quote, "Peace we want because there is another war to fight against poverty, disease, and ignorance." Her work reflected these beliefs that everyone has the right to live without oppression, prejudice, poverty, and violence. The breadth and depth of her accomplishment continue to be recalled and admired in India and across the world. भारत के सबसे मतलूब मावनवाज मिडावी हदमा के हलाक होने की खबर से इसके आबाई गांव में शदीद गम का माहौल है। हदमा का ताल्लुक छत्तीसगढ़ रियासत के जिला सुकमा के गांव पौवरत्ती से था। इसकी वालिदा, बहन और दीगर रिश्तेदार इस नुकसान पर बेतहाशा रो रहे हैं। हदमा मंडल को आंध्र प्रदेश के जिला ASR के जंगलाती इलाके में पुलिस के साथ तसादुम में मारा गया। वो 2.5 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मावनवाज तहरीक में सरगर्म था। मावनवाज तंजीम में इसे मरकजी कमेटी के रुकन और तेज रफ्तार हमलों के माहिर मंसूबा साज के तौर पर जाना जाता था। मौत की खबर पहुंचते ही पौवरत्ती गांव में गहरे अफसोस के साए छा गए। मकामी पुलिस को भी फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया है ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने एक इंतहाई हसास मामले पर अहम एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले धमाके में पाकिस्तान का किरदार शामिल था और उन्होंने इसे तस्लीम कर लिया है। अनवारुल हक ने यह भी दावा किया कि इस वाक़ये से कबल ही उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को इसके बारे में खबरदार कर दिया था। साबिक वज़ीर आज़म का ये बयान सियासी और बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकता है। उनका ये एतराफ़ दहशतगर्दी के मामले पर मुख्य मौक़िफ़ को मज़ीद पेचीदा बनाएगा। उन्होंने अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह के दहशतगर्दाना वाक़यात में शिराकत गलत है। लाल किला धमाका भारत के अहम तारीख़ी मकामात में से एक पर हमला था। अनवारुल हक की इस बात को सच्चाई की एक गैर मामूली पहल के तौर पर देखा जा रहा है। तो कज़िया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह फौज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह फौज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। यह सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी।
ये मेरा बयानिया है, आज से है, जब इस ईवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है। तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से बरमला ये बात कहता रहा, मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान के 24 करोड़ गयूर अवाम, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना, पाकिस्तान की अस्करी मजहबी क़यादत और सबसे बढ़कर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, अगर ये मौजूद ना हो तो तहरीक के बारे में यहां गुफ्तगू करना भी बहाल हो जाए।